झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर में कुव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं और यह तस्वीर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजन ने भेजी है। मरीज के परिजन का आरोप है कि कैंसर पीड़ित मरीज की कीमोथेरेपी से पहले कोरोना जांच कराई गई, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां बेड से गिर जाने के बाद मरीज को कोई उठाने तक नहीं आया। और एडमिट करने के बाद देखिए रिम्स का ये हाल है। ये देखिए मेरे पापा गिर गए लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। गिर गए लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। एक घंटा से गिरे हुए हैं लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। तो रिम्स में कुव्यवस्था की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये कैंसर पीड़ित हैं जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कोविड का पता लगने के बाद इन्हें विशेष सतर्कता के साथ इनके इलाज की सुविधा होनी चाहिए थी, लेकिन अपने बेड से गिरने के बाद इन्हें कोई उठाने तक नहीं आया। जिम्मेदार कौन है? सवाल यही है, कोविड सेंटर की बदहाली के लिए जिम्मेवार कौन है? कोविड सेंटर में जो मरीज हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? सवाल यह है कि बेड से गिरने पर मरीज को क्यों नहीं उठाया गया? स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता पर भी एक सवाल है कि कब तक आखिर आप गंभीर होंगे। तो ये कुछ सवाल हैं। क्या कार्रवाई होगी उन कर्मचारियों पर जिनकी ड्यूटी यहां पर होगी, सुनिश्चित होगी, लेकिन वो यहां पर नहीं थे और इसकी तस्वीर अब बाहर सामने आई है। खुद जो मरीज हैं वो कुछ कह रहे हैं, उनके परिजन कह रहे हैं, उनके बेटे कह रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि और उपेंद्र हैं, चलिए सीधे उनसे जुड़ते हैं। उपेंद्र, इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल तो बनता है, जवाब मिला क्या? बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरह से तस्वीरें बाहर आई है, बिल्कुल कह सकते हैं कि कोविड सेंटर वो राज्य का सबसे बड़ा कोविड सेंटर जो है, जिसको राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया है रिम्स का, वहाँ का ये दृश्य है। इससे पहले भी एक बार और इस तरह के दृश्य आ चुके हैं। उस समय भी एक खाना पूर्ति हुई थी, जांच टीम बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज हमारी बात हुई रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप से। उन्होंने कहा है कि 3 सदस्यीय जाँच टीम बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी और कोई भी जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विवेक सवाल यह उठता है कि अभी से ही, हालांकि अभी जांच टीम बनी है, जांच शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कोविड सेंटर है, यहाँ के एक डॉक्टर दिवेश हैं, दिवेश ने साफ तौर पर कहा है, जो जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं कि जिम्मेवारी किसकी है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था क्यों रखी है कि सारा का सारा जो प्रेशर है, जो दबाव है वो रिम्स के कोविड सेंटर पर है। क्यों नहीं अन्य मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है जिसके चलते यहाँ पर प्रेशर कम हो। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई है उसको मानने को तैयार नहीं है कोविड सेंटर के जो चिकित्सक विवेक, और साफ शब्द वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उनका परिजन है वो अपने जो मरीज हैं उनको सेवा करना चाहिए था। चलिए उपेंद्र, खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, इससे जुड़ी हुई न्यूज 18 की खबर का असर हो गया है। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो अभी आप तस्वीरें देख पा रहे थे, न्यूज 18 ने जो तस्वीरें दिखाई उस पर जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। कोविड सेंटर में जमीन पर मरीज पाया गया जिसका वीडियो वायरल है और हमने इस वीडियो को दिखाया। इस खबर पर प्रमुखता से हमने अप्रोच किया। वीडियो वायरल होने के बाद जांच टीम का गठन कर दिया गया है। उपेंद्र, बिल्कुल ये 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम है और अभी 4:30-5 बजे के बाद से एक बैठक होगी और उसके बाद से जांच शुरू होगी। 24 घंटे के अंदर बताया जा रहा है कि इस जांच टीम की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सौंप दी जाएगी रिम्स प्रबंधन को। चूंकि ये पूरे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद संज्ञान लिया है और स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने निर्देश दिया है कि उचित कार्रवाई करें, इस तरह के दृश्य जो है वो आने नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर का यह मरीज है और वो कैंसर के लिए कीमोथेरेपी कराने आए थे और उसके बाद कोविड पॉजिटिव उनमें मिला है। उसके बावजूद इस तरह के जो दृश्य है, अब बेड से गिर जाते हैं, घंटों पड़े रहते हैं। और विवेक, एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा कि कई ऐसे लोग हैं जो अंदर में हैं, भले ही उन्होंने फुटेज नहीं बनाया है, लेकिन जो जानकारियां उन्होंने दी है न्यूज 18 को, उन्होंने साफ कहा है कि कई ऐसे मरीज हैं जो बाथरूम करने के लिए गए, वहीं पर गिर गए और उनकी मौत हो गई, कोरोना के चलते नहीं, इसलिए कि उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। इस तरह के कई मामले हैं। हालांकि ये जो परिजन है उन्होंने बिल्कुल वीडियो बनाया है और अंदर की जो स्थिति है उसको
सामने लाया है विवेक। एक और भी बात है कि जो भी कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, एक बार रिसालदार बाबा का जो सेंटर है वहां पर भी इसी तरह के दृश्य आए थे, जहां पर जमीन पर पड़ा हुआ कोविड का मरीज पड़ा हुआ था और कोई देखने वाला नहीं था। तो तमाम तरह के सवाल है। कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं सुधारी जा रही है, मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो धरातल पर काम होता नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं अनियमितता और गड़बड़ियां काफी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और घाटशिला जेल परिसर में एक सनसनीखेज घटना हुई है। एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले की कुदार से मारकर हत्या कर दी। घटना बीती रात की है। जैप के सिपाही मनीष कुमार हवलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह की हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने आए उपेंद्र कुमार सिंह को भी घायल कर दिया, जिसका इलाज जमशेदपुर में हो रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी एसडीपीओ जैप 7 के डीएसपी के साथ घाटशिला जेल प्रभारी अधीक्षक नरेंद्र प्रसाद सिंह ने भी जेल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल आरोपी पुलिस वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। एसडीपीओ ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक हवलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह बिहार के बक्सर के रहने वाले थे, जिनके परिजन भी घाटशिला पहुंच चुके हैं। सिपाही के द्वारा एक हवलदार साहब को कुदाल से मार देने की वजह से वहां जख्मी हो गए। तत्काल उनको अनुमंडल अस्पताल लेके जाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा उनका मृत घोषित किया गया है। हम लोग के द्वारा तत्काल आरोपी सिपाही को जो है वो हिरासत में रखा गया है, पूछताछ उनकी की जा रही है। इस संदर्भ में प्राथमिकी भी अंकित करने की कार्रवाई चल रही है। घटना तो निजी घटना है, आपसी जैसे घर में भी आपस में जो झंझट होती है, उसी तरह से उन लोगों का बैरक मिला हुआ है। कार्यस्थल पर झंझट नहीं हुआ है, वो अपना बैरक में रहते थे, वहाँ पे हुआ है, तो उसको तो नहीं टाला जा सकता है। लेकिन हम लोग अब सुनिश्चित करेंगे कि रेगुलर इन लोगों की चेंजिंग करें। और रांची पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 अफीम तस्करों को धर दबोचा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ओरमांझी थाना क्षेत्र में छापेमारी की। 17 किलोग्राम अफीम के साथ एक ट्रक डोडा बरामद किया है। ये खेप नामकुम इलाके से ट्रक में लोड कर राजस्थान ले जाई जा रही थी। मौके से ट्रक में लदे 93 बोरा डोडा और 17 किलोग्राम अफीम के साथ 30,000 रुपए कैश जब्त किए गए हैं। जब्त अफीम की कीमत झारखंड के बाजार में 35 लाख रुपए आंकी जा रही है। पैकेट अफीम जैसा पदार्थ है ये मिला, जिसमें एक पैकेट का वजन करीब 1 केजी है। ये सब हम लोगों ने वहाँ पे बरामद किया है। चूँकि इसमें एनसीबी की टीम भी आई हुई थी, हम लोगों ने सलाह लिया और हम लोगों के पास चेक करने की एक सामग्री है एफएसएल से। क्रूड अफीम जब भी मिलता है तो उसको हम लोग प्राइमा फेसी चेक करते हैं, उससे ये साबित होता है कि हाँ ये अफीम ही है या कोई दूसरा चीज़। तो मैंने वहाँ टेस्ट कराया तो पाया कि ये अफीम ही है और उससे रिलेटेड ये जो देख रहे हैं डोडा। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर लगातार अपने अंजाम तक पहुंच रही है और पिछले 24 घंटों में सूबे में 531 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में कुल मरीजों की संख्या 18,786 तक पहुंच गई है। फिलहाल कोरोना के 8,849 केस एक्टिव हैं, जबकि 9,748 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 531 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 18,786 हो गई है। अगर बात करें राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की, तो राज्य में 699 कोरोना पॉजिटिव पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं, जिसकी वजह से अब कोरोना के जो एक्टिव केस हैं राज्य में वो 8,849 बचे हैं, जबकि 9,748 ऐसे कोरोना पॉजिटिव थे जिन्होंने कोरोना को परास्त किया है और अपने अपने घर जा चुके हैं। खराब बात यह है कि इस दौरान पिछले 24 घंटे में अलग अलग अस्पतालों में 11 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है और जिसकी वजह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 189 हो गई है। अगर बात करें राज्य में, तो पहली बार पिछले 24 दिनों में ऐसा हुआ है कि रिकवरी रेट 50% से ऊपर गया है। 17 जुलाई को राज्य में 50% से ऊपर का रिकवरी रेट था, जो धीरे धीरे घटते हुए 35% तक आ गया था। लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के ठीक होने से अब राज्य में रिकवरी रेट 51.88% है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और लातेहार में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में 7 कोविड सेंटर बनाए गए हैं। अब तक 481 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए। उनमें से 250 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि जिले में फिलहाल 231 एक्टिव मरीज हैं, जिनका कोविड सेंटर में इलाज चल रहा है।
कोविड सेंटर के बाहर से हमारे सहयोगी विकास तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। लातेहार जिले में कोरोना महामारी का दंश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार प्रतिदिन यहाँ पर कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन कोरोना मरीजों को सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुसार उनको सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। उनको समय पे दवाई, चिकित्सकीय इलाज तथा भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। हमारे साथ कोविड सेंटर के इंचार्ज हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह का सुविधा मुहैया करा रहे हैं आप मरीजों को। जी, यहाँ पर समय समय पर हम लोग तीनों टाइम खाना मिलता है और यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर CHO लोग मैडम पर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो दवाई निरंतर रूप से देती है सभी का ध्यान देती है। तो और तीनों टाइम हम लोग अच्छे तरह से खाना दिया जाता है। यहाँ पर 9:30 बजे नाश्ता दिया जाता है और 1:30 बजे खाना मिलेगा और रात में 8 बजे ये लोग का डिनर मिलता है। तो जिस तरह से जिला प्रशासन का यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिसकी वजह से ही यहाँ पे जो रिकवरी का जो दर है वो काफ़ी अच्छा है। तो जिला प्रशासन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी के साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। इधर रांची के खेलगांव कोविड मेगा केयर सेंटर में तैनात कुछ ऐसे ही लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। और चलिए एक बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। एक बड़ी खबर और अब तक की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी की दलीलों को सुनने के बाद, सभी वकीलों को सुनने के बाद, उनके तथ्यों को जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा हम आपको जो जानकारियां दे रहे हैं, जो पहली जानकारी है वो ये है कि दिन भर सुनवाई होती रही, सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और आखिरकार जो अभी बड़ी खबर आ रही है, अपडेट न्यूज है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस पर और क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से कोर्ट ने ध्यानपूर्वक तमाम दलीलों को सुना है, जो वकीलों ने दिए, रिया के वकील ने बात की, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं उन्होंने अपनी बात रखी, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, उनके वकील ने दलील दी है, वो बात सुनी गई। तो सभी बातों को सुनने के बाद अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक सुशांत केस में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसमें वो सारी बातें रखी गई हैं जो अब तक की केस हिस्ट्री कहती है, जो लोगों की पूछताछ कहती है, जो 50 से ज्यादा लोगों की मुंबई पुलिस ने जो पूछताछ की वो बातें रखी गई हैं। उसके बाद बिहार पुलिस ने जो पूछताछ की वो बातें रखी गई हैं। तो सारी चीजों का निचोड़ आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया है। सभी ने अपनी अपनी पक्षों को रखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद अब जो है फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है इस मामले में सभी दलीलों को सुनने के बाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप, बिहार में दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफर किए जाने को लेकर बात हुई, जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उसको लेकर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या तय कर सकता है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि सुशांत केस की CBI जांच हो या ना हो ये भी तय करेगा। इसके अलावा जो चीजें सामने आ रही हैं कि एक टाइम फ्रेम भी तय किया गया है गुरुवार तक के लिए, तब तक सुशांत केस में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक क्या हुआ ये आपको न्यूज़ 18 ने बताया। और उसके बाद अभी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, अपडेट न्यूज, कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट में आज सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी, अपनी बात रखी। और उसके बाद और सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सुशील, खबर बताएं। साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सभी पक्षों को सुना। विकास सिंह की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह मीडिया में कई लोगों का नाम उछाला जा रहा है और ऐसे में CM के बेटे का भी नाम मीडिया रिपोर्ट में आया है, ऐसे में साफ तौर से इस पूरे मामले को ट्रांसफर किए जाने की जरूरत है CBI को। हालांकि रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई कि इस मामले में मुंबई पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, लिहाजा इस मामले को CBI को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
बड़ा सवाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तब खड़ा किया जब रिया चक्रवर्ती के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं पूछा कि आप भी इस मामले में ये चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, आपको क्या लगता है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए। रिया चक्रवर्ती के वकील ने उस समय ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई की इंक्वायरी जो हो रही है वो एक नई एजेंसी के द्वारा की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये कहा कि जिस तरह मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में काम किया है और बिहार पुलिस ने FIR दर्ज किया है, उसके ज्यूरिडिक्शन पर बातचीत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। सबसे बड़ी बात सीबीआई ने आज जो कही वो ये कही कि इस मामले में जिस तरह आरोप लगाए जा रहे थे सुशांत सिंह मौत के मामले में, उस आरोप में मुंबई पुलिस का जो रिपोर्ट देखा गया है, जो मुंबई पुलिस ने उन्हें बताया है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लगता है कि बिहार मुंबई पुलिस ने इसमें प्रोफेशनल तरीके से जांच की है। तो एक बात सुशील इसे भी जरा क्लियर करें कि जो एक बात उठी कि बिहार सरकार के जो वकील हैं मनिंदर सिंह, उन्होंने जो कहा कि अखबारों में जो सीएम के बेटे का नाम उछल रहा है तो इस बाबत इस मामले को सीबीआई को भेजा जाना चाहिए, ऐसी वकालत भी की गई, ये बातें भी रखी गई। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा? आज देखिए साफ तौर से मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र फिलहाल मनिंदर सिंह जो बिहार सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बड़ी बात ये कही कि जिस तरह एक सीएम के बेटे का नाम बार बार सामने आ रहा है, लिहाजा इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच बेहद जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये बात विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उनकी तरफ से भी उठाई गई कि जिस तरह मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार एक सीएम के बेटे का नाम आ रहा है, लिहाजा इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए मामले को सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए। और जिस तरह मुंबई पुलिस इस मामले में जांच की है, अगर मुंबई पुलिस ये कह रही है कि ये मामला सुसाइड का है, तो अभी तक मुंबई पुलिस के द्वारा इस मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं किया गया? तो क्या तो ये जो पूरा मामला है सुशील, ये जो पूरा मामला है, इसमें दो बातें ही सिर्फ होंगी सामने। एक तो क्या इसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए, दूसरी बात यह कि क्या सीबीआई जांच के लिए दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। दो चीजें होंगी या तीसरी भी कोई चीज है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि रिया चक्रवर्ती की जो ट्रांसफर पिटीशन है, उस ट्रांसफर पिटीशन पे जो उन्होंने मांग की है कि जो पटना में FIR दर्ज किया गया है उस FIR को मुंबई ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए। दूसरा कि सीबीआई अगर इस मामले में जांच कर रही है तो क्या वो आगे आने वाले दिनों में इस मामले में सीबीआई ही जांच करती रहे या ना करती रहे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के वकील के द्वारा और महाराष्ट्र के वकील के द्वारा सीबीआई जांच का विरोध किया गया। उन्होंने कहा मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि अभी तक मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई भी FIR दर्ज नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर इस मामले में सुसाइड का मामला बनता भी है तो मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस आधार पर कर रही है। 55 लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कानूनन उस पूछताछ का क्या औचित्य बनता है या नहीं, ये बेहद अहम बात होगी। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाकर रखें। चलिए खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।